हेलो रिपॉन रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, ये सभी क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी से लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। हमें बताना है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशि इनकी संख्या आपका 7 है। कितना है? 7 है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब बात करें कि ये मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये आपके साथ हैं, लंबाई है, उसके बाद आपका समय है, उसके बाद आपका है ताप है, उसके बाद आपका बात करें तो क्या है, द्रव्यमान है, उसके बाद आपका है विद्युत धारा है, विद्युत धारा हो गया, उसके बाद आपका है ज्योति तीव्रता है, क्या है, ज्योति तीव्रता है। उसके बाद हम बात करें तो सातवां आपका है पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा है। तो ये आपके 7 आपके मूल भौतिक राशियाँ हैं। अब एक-एक कर इनकी इकाई की बात करें कि इनका यूनिट क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ताप का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो इसका यूनिट आपका केजी हो गया। विद्युत धारा का आपका क्या होता है, तो विद्युत धारा का यूनिट बात करें तो इसका एम्पियर होता है। उसके बाद आपका दिया गया है ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता इसकी इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है। क्या होती है, कैंडेला होती है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा की इकाई आपका मोल होता है। तो इन सभी यूनिट्स को आप ध्यान रखेंगे कि मूल भौतिक राशियाँ इनकी संख्या 7 है और इनका इकाई भी हमने लिख दिया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि मूल भौतिक राशि कहते किसे हैं। तो ऐसी राशियाँ जो किसी अन्य राशि से क्या हो, उत्पन्न न हुई हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हो, उसी को हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जो आपका लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया या पदार्थ की मात्रा हो गई। तो ये सभी आपके स्वतंत्र राशि हैं, ये किसी दूसरे राशि की सहायता से उत्पन्न हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष यह आपका दूरी मापने की इकाई है। किसका इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई आपका है प्रकाश वर्ष। बात करें हम कि एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष, इसमें आपका कितना किलोमीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक है। क्या है, पारसेक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें कि एक पारसेक में आपका कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक में आपका 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, यूनिट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये सभी यूनिट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसका एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से ऑप्शन देकर आप बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यूनिट से जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है, यह हमें बताना है। तो वायुमंडलीय दाब इसको हम बैरोमीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए में वाट दिया गया है। तो वाट की बात करें कि यह किसका मात्रक है, तो वाट आपका शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन बी में है जूल। जूल किसका मात्रक है, तो जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है। उसके बाद ऑप्शन सी में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह किसका मात्रक है, तो यह आपका
त्वरण का मात्रक है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। वाट आपका शक्ति का मात्रक हो गया, जूल आपका ऊर्जा का हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का हो गया, और वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है, तो यह आपका बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? हमें बताना है दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में है न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड किसकी मात्रक है? तो न्यूटन सेकेंड यह आपका आवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक है। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया है डॉप्सन। डॉप्सन किसका मात्रक है? तो डॉप्सन यह आपका ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने का आपका मात्रक क्या है? तो डॉप्सन है। आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति में आपका 746 वाट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अश्व शक्ति की तरफ किसका मात्रक है? तो अश्व शक्ति यह आपका शक्ति का ही मात्रक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो एक अश्व शक्ति इसमें आपका 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? हमें बताना है तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है। तो तरंगदैर्घ्य इसका मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम आपका तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया है ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर यह आपका वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता। इसका मात्रक क्या हो गया? तो इसका मात्रक आपका हो गया ओम मीटर। उसके बाद ऑप्शन सी में है क्यूसेक। क्यूसेक की बात करें तो यह आपका जल बहाव की मात्रा है। किसका है? तो जल बहाव की आपका मात्रक है। क्या है? इसका मात्रक आपका क्यूसेक है। इसे ध्यान रखेंगे। जल बहाव जो होता है इसे मापने की मात्रक क्या है? क्यूसेक है। उसके बाद ऑप्शन डी में है ब्यूटीरोमीटर। क्या है? ब्यूटीरोमीटर। यह किसका मात्रक है? तो यह आपका जो दूध में वसा रहता है तो वसा की मात्रा को मापने का मात्रक आपका क्या है? ब्यूटीरोमीटर है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम है। ओम मीटर जो है यह आपका वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। क्यूसेक आपका जल बहाव का आपका मात्रक है। और ब्यूटीरोमीटर यह आपका दूध में उपस्थित वसा मापने का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? मस्तिष्क विभव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो मस्तिष्क विभव इसे आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो मस्तिष्क विभव को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप की बात करें तो इससे हृदय की ध्वनि सुनी जाती है। क्या सुना जाता है? तो हृदय की ध्वनि सुनने में आपका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी में है कैरोमीटर। क्या है? कैरोमीटर है। तो कैरोमीटर से आपका सोना का आपका शुद्धता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सोना का शुद्धता किससे मापा जाता है? तो यह आपका कैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी में है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई की बात करें तो यह आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? तो यह आपका खगोलीय इकाई से मापा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि मस्तिष्क विभव को किससे मापा जाता है? तो मस्तिष्क विभव को आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा मापा जाता है। स्टेथोस्कोप द्वारा आपका हृदय की ध्वनि सुनी जाती है। कैरोमीटर द्वारा सोना का शुद्धता मापा जाता है। और खगोलीय इकाई यह आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन, इसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन यह आपका अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? अपकेंद्रीय बल पे आधारित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह दूध से जो मक्खन निकाला जाता है, दूध से दूध से मक्खन निकाला जाता है, तो यह भी आपका अपकेंद्रीय बल पे ही आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। वॉशिंग मशीन हो गया या दूध से मक्खन निकालने की विधि, यह दोनों क्या है? अपकेंद्रीय बल पर आपका आधारित होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर से आपका बल किधर की तरफ लगता है? तो बाहर की तरफ लगता है। इसी को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम यह आपका जड़त्व को परिभाषित करता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से आपका जड़त्व परिभाषित किया जाता है। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने आपका 3 नियम दिया था। हम बात करें ऑप्शन ए में है बल, तो बल आपका न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा परिभाषित होता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ द्वारा परिभाषित होता है आपका बल। उसके बाद ऑप्शन बी में है क्रिया प्रतिक्रिया। यह क्या है? यह आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपका है क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात किसी वस्तु पर हम जितना फोर्स लगाते हैं वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही क्या करती है? रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? देखिए, हमें बताना है कि किसी पिंड का संवेग और वेग, इसके अनुपात से हमें क्या मिलता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, संवेग की बात करें तो संवेग अर्थात मोमेंटम, यह आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वेग क्या होता है? वेग भी आपका वेलोसिटी होता है, तो इससे भी लिखा जाता है। भी से भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या? मास बच गया। मास मीन्स क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो किसी पिंड के संवेग, संवेग अर्थात मास इंटू वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है? वेग आपका वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, मास बचा अर्थात द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज इस पे लिखना संभव हो पाता है? तो यह आपका घर्षण की उपस्थिति के कारण होता है। घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड हो गया या कागज, इस पर हम आसानी से लिख पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम आसानी से चल पाते हैं। घर्षण आपका बर्फ पे कम होता है, जिसके कारण हम बर्फ पे आसानी से नहीं चल पाते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। रॉकेट यह आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद बात करें तो जेट इंजन जो होता है, जेट इंजन यह आपसे पूछ ले किस पे काम करता है? तो जेट इंजन आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। वही आपका जो कमानी वाला तुला होता है, कमानी तुला जो होता है, यह आपका हुक के नियम पर आपका कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जेट इंजन यह आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और कमानी तुला यह आपका हुक के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, यह हमें बताना है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग की बात करें तो यह आपका है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अर्थात 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकेंगे तो आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फिर से वापस नहीं आएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या करेगा? पार कर जाएगा। वही आपका पलायन वेग कहलाता है।
तो पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का आपका वैल्यू कितना है, तो यह आपका है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका भार कब अधिक महसूस होता है, तो इसका भार आपका अधिक कब महसूस होगा, तो जब लिफ्ट आपका त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाएगी तो भार क्या होगा, तो भार आपका अधिक महसूस होगा। वहीं जब लिफ्ट आपका नीचे आती है, लिफ्ट जब नीचे आएगी तो क्या होगा, जब लिफ्ट नीचे आती है तो भारहीनता महसूस होता है। क्या होता है, भारहीनता महसूस होता है, अर्थात भार में कमी महसूस होता है। लिफ्ट जब क्या होगा, लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो भार आपका बढ़ेगा, लिफ्ट जब नीचे आएगी तो भारहीनता होता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। झूला में भी यही कंडीशन लगता है कि झूला में जब ऊपर की तरफ झूला जाती है तो भार आपका बढ़ा हुआ महसूस होता है, और झूला जब नीचे आती है तो क्या लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में वजन ही नहीं है, अर्थात भारहीनता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है, यह हमें बताना है कि साबुन का जो बुलबुला होता है इसका जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है, तो यह आपका वायुमंडलीय दाब से आपका अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। वहीं हम बात करें कि वर्षा की जो बूंदें होती है, वर्षा की जो बूंदें होती है यह गोल क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो यह आपका पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोल दिखाई देती है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है। जो तेल होता है यह जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, आप देखे होंगे या आप इसका यूज भी किए होंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। जैसे यह आपका क्या हो गया, बोतल हो गया। और बात करें जैसे दिवाली में क्या होता है, दिवाली में हमने पहले क्या किया है, बोतल में भी आपका क्या किया है, दिया जलाया है। तो हम लोग क्या करते थे, दिया जलाते थे, तो अगर मान लीजिए मिट्टी का तेल कम है तो क्या करते थे, पानी डाल देते थे। तो मान लीजिए इतना आपका क्या हो गया, पानी हो गया, और उसके बाद हम तेल डाल देंगे तो तेल आपका हो जाएगा ऊपर। जैसे लंबा बोतल है और इसमें जो बत्ती है, बत्ती मान लीजिए आपके पास छोटा है, तो क्या करेंगे, तो तेल तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो तेल मान लीजिए आपके पास कम है तो हम क्या करते थे, पानी डाल देते थे, तो पानी नीचे रह जाएगा और तेल आपका ऊपर हो जाता है और आसानी से हम दिया को जला लेते थे। तो ऐसा करने से क्या होता है, तेल आपका क्यों ऊपर रह जाता है, क्योंकि जो तेल होता है इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, जल से कम होता है। तभी तो देखिए, जो चीज़ हल्का होता है वहीं तो ऊपर की तरफ क्या करता है, आसानी से तैर सकता है। तो तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल से क्या है, कम है, इसीलिए क्या होता है, तेल आपका पानी के ऊपर फैल जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है, तो ध्वनि का चाल सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, ध्वनि का चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। उसके बाद बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि का चाल जो होता है, ध्वनि की चाल का बात करें तो निर्वात में यह आपका क्या होता है, निर्वात में ध्वनि का चाल आपका शून्य होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में हम बात करें कि ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग यह आपका होता है 343 आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक आपका ठोस में होता है। उसके बाद बात करें तो निर्वात में ध्वनि का चाल आपका शून्य होता है, और वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पाराश्रव्य ध्वनि तरंगे
किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग, इसकी जो आवृत्ति होती है यह आपका 20,000 से अधिक होता है। 20,000 से अधिक जो आवृत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? उस तरंग को आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। और यह आपका कुत्तों के द्वारा सुना जाता है और आपका डॉल्फिन मछली द्वारा सुना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है इसे आपका कुत्ता सुन सकता है और डॉल्फिन मछली सुन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रव्य ध्वनि तरंग की। किसकी बात करते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंग की। तो श्रव्य ध्वनि तरंग की बात करें तो यह जो होता है यह आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है और इसी को देखिए, इसका नाम ही है श्रव्य ध्वनि तरंग, तो इसको हम सुन सकते हैं। उसके बाद जो आपका 20 हर्ट्ज से आपका 20 हर्ट्ज से जिसका तरंग कम होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो हम लोग जो मानव हैं किस तरह की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो जिस ध्वनि का आपका आवृत्ति जो होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा उसको हम सुन सकते हैं। उसके बाद पाराश्रव्य ध्वनि जो होता है इसका आवृत्ति 20,000 से आपका अधिक होता है और अवश्रव्य जो होता है इसका आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। और पराश्रव्य जो ध्वनि होता है इसे कौन सुन सकता है? तो इसे आपका कुत्ता सुन सकता है और डॉल्फिन मछली सुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? देखिए, आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम आपका होता है छोटा से बड़ा होता है। अर्थात कम से अधिक में हमें सजाना है कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, उससे ज़्यादा किस में होता है, उससे ज़्यादा फिर किस में होता है। यही आपका आरोही क्रम होता है। तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया है कि ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक आपका ठोस में होगा। तो देखिए, जल क्या है? जल तो आपका द्रव्य हो गया, जल आपका हो गया द्रव्य हो गया। लोहा क्या हो गया? लोहा आपका ठोस हो गया, तो ठोस में सबसे अधिक होगा। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन आपका गैस है। तो देखिए, ध्वनि का चाल सबसे अधिक आपका ठोस में होता है, इससे कम किस में होता है? ठोस से कम आपका होता है द्रव्य में, और इससे भी कम किस में होता है? तो आपका गैस में होता है। तो यह तो हो गया, यह आपका हुआ अवरोही क्रम, यह आपका हो गया अवरोही क्रम हुआ, क्योंकि इसमें हमने क्या सजाया है? बढ़ते से घटते, कि सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव्य में, और उससे कम क्या होता है? गैस में। लेकिन इसी को हम आरोही क्रम में सजाएं, किस क्रम में सजा दें? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? गैस आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा? द्रव्य आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ठोस आएगा। और क्वेश्चन में हमसे आरोही क्रम ही पूछा है। आरोही क्रम में सबसे कम वेग वाला लिखते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। तो देखिए, इसमें गैस क्या है? तो गैस आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 1 नंबर पे होगा। नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन 1 नंबर पे होगा। दूसरा आपका द्रव्य को रखना है, तो जल क्या है? द्रव्य है, तो यह रहेगा। और लास्ट में हम रखेंगे ठोस को, तो लोहा ठोस है, तो उसके बाद लास्ट में यह रहेगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो ध्वनि का चाल होता है यह ठोस में सबसे अधिक होता है, उससे कम आपका होता है किस में? द्रव्य में होता है, और सबसे कम आपका किस में होता है? गैस में होता है। तो छोटा से बड़ा सजाना था, तो गैस में सबसे कम होता है, तो नाइट्रोजन में सबसे कम, उससे ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है कि यदि कोई डैश नहीं होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। किस स्थिति में कार्य शून्य होता है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे ऑप्शन ए में है शक्ति, ऑप्शन बी में है संवेग, ऑप्शन सी में है वेग, उसके बाद ऑप्शन डी में है विस्थापन। तो आपको बताना है कि यदि कोई डैश नहीं होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर आप हमें क्या करेंगे? कमेंट में जरूर देंगे।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।